साथियों के साथ जुड़ के समाज सेवा और मजदूरों के अधिकार के लिए, किसानों के अधिकार के लिए हम लोग काम किए हैं। अभी ये पदयात्रा जो निकली है समान शिक्षा के लेकर निकली है। और समान शिक्षा क्यों जरूरी है, सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय जो व्यवस्था है, मेरिट वाली व्यवस्था जो सरकार कर रही है कि जिसकी मेरिट हाई रहेगी उसको तमाम तरह की नौकरियां मिलेंगी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। कंपटीशन वाली सारी नौकरी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी कुछ समय पहले सरकार कहा था कि नीट और जो मेडिकल के एग्जाम्स है उसमें भी इंटर के जो 60% नंबर जुड़े जाएंगे, तो समझिए कि अगर जो CBSE ISC बोर्ड का स्टूडेंट रहेगा, हाई स्कूल इंटर में जानते हैं कि उनको 99% नंबर मिल जाता है। और वहीं जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट जो 200, 100, 150 रुपए महीने की फीस देके पढ़ते हैं, उनकी जब बोर्ड एग्जाम आता है तो बहुत टैलेंटेड लड़का कोई रहेगा, बहुत टैलेंटेड होगा, तो 80%, 85% लाएगा, फिर भी वो CBSE ISC बोर्ड वाले से पीछे ही रहेगा। अब समझिए कि अगर कहीं मेरिट वाली नौकरी में लाइन में लगेगा तो क्या उसको नौकरी मिल सकती है? प्राइमरी में जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो सरकारी पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी स्थिति को सोचिए मत। जो आप प्राइवेट स्कूलों में 300-400 देकर पढ़ाते हैं वो भी उस लाइन से बाहर हो जाएगा मेरिट वाली नौकरी से। अभी छोटी मोटी नौकरी आई है, जैसे हम देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी की नौकरी आ रही है। आपका आशा की जो नौकरी नहीं संविदा पे उसको रखा जा रहा है, उसका जो वैकेंसी आ रहा है, उसका जो जगह आ रहा है वो भी देखा जा रहा है। और एजुकेटर तक जिसमें कि 8,000 9,000 मानदेय पे लोगों को रखा जा रहा है, 4,500 की मानदेय पे रखा जा रहा है, वो भी इंटर पे रखा जा रहा है और इंटर मेरिट पे। अब जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरिट रहेगा, मतलब जो अगर उसमें किसी के घर की बहू अगर ISC CBSE बोर्ड से पढ़ के आ गई है, अगर इंटर तक पढ़ी है, तो पहले उसका रैंक बनेगा, बाकी लोग बेकार हो जाएंगे। तो हमें समान शिक्षा की जरूरत क्यों है ये सबको समझना चाहिए कि अगर अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, SP का बच्चा, DM का बच्चा, जो सभी एक समान शिक्षा पढ़ेंगे, एक जगह पढ़ेंगे, एक स्कूल में पढ़ेंगे, तो वहां फिर मेरिट बनेगी तो 2-4 अंक का हेर फेर रहेगा, लेकिन 20-30 अंकों का हेर फेर नहीं रहेगा। तो उसमें चांस सबको मिल सकता है। जो तैयारी करेगा, जो लड़ेगा, वो कम मेरिट वाला भी जा सकता है, और जो 5 नंबर बेसी रहेगा वो भी तैयारी करेगा, तो उसमें कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो हमें इसलिए समान शिक्षा का पक्षधर बनना है, इसलिए समान शिक्षा की मांग करनी है कि सबको बराबर अवसर मिले, सबको बराबर मौका मिले। पहली बात है। दूसरी बात, सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे साथी हैं, राजीव भाई हैं, वीरेंद्र भाई हैं, जो किसानों की जमीन को लेकर लड़ रहे हैं। अभी आप लोग उधर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बनारस में भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। अब अभी बगल में देखिए स्टेडियम बना, जब स्टेडियम यहाँ आया तो किसान बहुत सारे खुश थे कि चलो स्टेडियम बन जाएगा, हमारा खुद का विकास होगा, हम लोग अच्छा से यहाँ व्यवस्था करेंगे, हमको कमाने खाने का मौका मिला। लेकिन स्टेडियम पूरा होने से पहले ही उनके ऊपर इतना बड़ा वज्रपात हो गया कि सरकार आसपास के सिर्फ स्टेडियम के पास की गांव की जमीन नहीं, यहाँ 3-4 गांव के आसपास की जमीनों को अधिग्रहण करना शुरू कर दी और सीधे बिक्री पर रोक लगा दी। सरकार अधिग्रहण करेगी। यहाँ के किसानों को बेदखली करने का नोटिस मिल रहा है, गांव छोड़ने का नोटिस मिल रहा है। कुछ समय बाद हो सकता है न छोड़े तो जबरी बुलडोजर भी चलेगा सबके जमीनों पे। तो ये सिर्फ यहाँ लोकल बात नहीं है। अभी हमारा जो गांव है, ये एरिया जो इस सड़क उस पार आप जाएंगे, सड़क जहाँ वो दुकानदार भाई लोग हैं, ये भी हाईटेक सिटी की जद में है। आपको पता है 2005 में हाईटेक सिटी आई थी और उसकी योजना कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन जो यहाँ स्पोर्ट सिटी का काम फाइनल होगा, सरकार इससे निजात पाएगी, इसको क्लियर कर लेगी, तुरंत हाईटेक सिटी लगेगी। और ये भी इधर जो 15 गाँव है, 1500 एकड़ के आसपास में, इसको भी लेना शुरू कर देंगे। तो कोई बचने वाला नहीं है, सब साथ कर रहे हैं, सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि वो पहल करे, जिसकी समस्या है वो लड़े, हम क्यों लड़ने जाए। तो बारिश सबकी आएगी। मुर्गा रहता है कटने के लिए, जो चिल्लाता है वो भी नहीं कटता, उसके बाद वाले भी कटते हैं, तो सबको कटना है यार।
तो हमें अगर एकजुटता दिखानी, साथ लड़ना है, तभी तो हम लोग इस बैरी सत्ता से, इस तानाशाह सत्ता से लड़ सकते हैं, अन्यथा कोई बचने वाला नहीं है। बनारस तो एकदम नहीं बचने वाला है। यहाँ किसानी के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें रहेंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहेंगी, जो कि हमें चैन का सांस भी नहीं लेने देगा। हम अभी शुद्ध हवा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगले 10 सालों में यहाँ अभी देख रहे हैं पेड़ कट गया सारे सड़कों पे, यहाँ सारा मौसम नहीं बन पा रहा कि हमारे यहाँ बारिश हो। सब जगह बारिश हो रहा है, लेकिन हमारे इस एरिया में बारिश नहीं हो रही। किसान इंतजार कर रहे हैं और ट्यूबवेल मशीनों के पानी से सिंचाई करके अपना धान की रोपाई कर रहे हैं और पानी पीने के लिए परेशान है। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा कि हम हवा भी नहीं ले सकते, यहाँ पानी भी नहीं बचेगा, क्योंकि कोई पेड़ बचेगा नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बचेगी और एसी के मकानों से बारिश नहीं होती। जब भी बारिश होती है पेड़ पौधों से, पर्यावरण की शुद्धता से होती है, नहीं तो नहीं होगी। तो अगर हम अपने व्यवस्था, अगर हम चाहते हैं कि हम आधुनिक व्यवस्था में रहे, तो फिर हम सांस लेने के लिए पैसे देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम पैसे न दे सांस लेने के लिए, तो हमें इस सरकार से लड़ना पड़ेगा, इस सरकार से जूझना पड़ेगा और हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया भाई, आपने क्षेत्र के मुद्दे को बहुत ही